करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी होगी क्या? ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी, उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि बायोटेक्नोलॉजी इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। जब ये वर्डिंग बोलती हूँ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे यूज करे जाते हैं। साइंस बेस्ड सारी टेक्निक्स यूज करी जाएंगी, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, ठीक है। और ये सारी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स यूज करके क्या बनाया जाता है? इन सारी के सारी टेक्निक से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं, अपनी साइंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स लगाएंगे एंड जब हम इनके ऊपर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स लगाते हैं उसके बाद हमारे पास बनता है एक प्रोडक्ट, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को फिर हम आगे चल के क्या करेंगे? बेचेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? समझ में आई पहली चीज। दूसरी चीज, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम किसको बोलते हैं? बर्ग साइंटिस्ट। जो बर्ग साइंटिस्ट थे वो कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज ये आएगी आपके पास, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यूरोपियन फेडरेशन ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो दी थी उसमें क्या चीज उन्होंने बताई है। दूसरी चीज कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन थे? बर्ग साइंटिस्ट थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब मैं बोल रही हूँ फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है पहले तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स लेंगे, ऑर्गेनिजम्स में डीएनए टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। उस डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या करना है? ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करना है। हम उसको इस वे में मॉडिफाई करते हैं ताकि उससे एक नया प्रोडक्ट हम आगे चल के लॉन्च कर सकें, ठीक है। तो होगा क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखोगे क्या होती है? हमने क्या करना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना है, उसको क्या करना है? मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करेंगे? हम उसे डीएनए टेक्नोलॉजी से करेंगे। डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करा और फिर आगे चल के एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एंजाइम, प्रोटीन, कुछ भी। समझ में आ गई क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग? कोई डाउट यहाँ पे? पता लग गया? नेक्स्ट, ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, किसने करा, क्या बायोटेक की डेफिनेशन होती है, सारी चीजें। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बायोटेक के, वो डिस्कस करेंगे। इरेज कर दो। अब देखो बेसिक प्रिंसिपल्स जो होंगे बायोटेक के, दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। एक आ जाता है आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी आ जाती है आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एक कौन सी हो जाएगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी कौन सी हो जाएगी तुम्हारे पास? केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो जेनेटिक को तो हम जेनेटिक ही बोलेंगे, केमिकल को हम एक और नाम देते हैं बायो प्रोसेस, ठीक है। हम इसको एक और नाम देते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।
तो सबसे पहले जेनेटिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जेनेटिक में हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, पहले मैं उसका जेनेटिक मटेरियल स्टडी करूँगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, कोई भी, वेदर इट कैन बी बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले मैं जेनेटिक मटेरियल स्टडी करूँगी। मैंने इसका जेनेटिक मटेरियल स्टडी करा। जब मैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, इसका मतलब मैं डीएनए के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उसका जेनेटिक मटेरियल स्टडी करा, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। अब इस जेनेटिक मटेरियल में जब मैंने इसको स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद मेरा मेन चीज होगी कि यहाँ पर इस जेनेटिक मटेरियल को मैं मॉडिफाई करूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इसको मॉडिफाई करना भी चाहूँगी या नहीं भी कर सकती, वो मेरी मर्जी, मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती, ठीक है। मतलब मैं क्या करूँगी, जीन्स को मॉडिफाई करूँगी। जो डीएनए आरएनए में जीन्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या करा मैंने, मॉडिफाई करूँगी या नहीं भी करूँगी। फिर उसके बाद उस जीन को मैंने क्या करा, मॉडिफाई करा, मतलब मैंने जेनेटिक मटेरियल निकाला, जेनेटिक मटेरियल निकाल के उस जीन को मॉडिफाई करा, फिर उसके बाद मैंने उसको कहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। ये मेरा है होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसमें मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया ये जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गया? ये है पूरी की पूरी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है। अगली आ जाती है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इस बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी माइक्रोब होगा, अगर हमने उस माइक्रोब के साथ लैब कंडीशंस में काम करना है, तो पहले तो मैं उस माइक्रोब के लिए एक एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी क्रिएट करूंगी कि जिससे वो ही सिर्फ एक माइक्रोब मैं यूज कर सकूं, बाकी सारे माइक्रोब्स मेरे एक्सपेरिमेंट में ना एंटर कर पाएं। सपोज मैं बैक्टीरिया के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं इस रूम के अंदर ऐसी कंडीशंस जनरेट करूंगी कि जिससे सिर्फ वो एक ही माइक्रोब के साथ काम करेंगे और कोई दूसरा फॉरेन माइक्रोब आके एंटर नहीं कर सकता है मेरे एक्सपेरिमेंट में। वो हो जाएगी आपकी बायोप्रोसेस। तो इसमें क्या होगी, मेंटेनेंस ऑफ दी, या जिसे हम बोलेंगे मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशंस फॉर द स्पेसिफिक माइक्रोब, फॉर द स्पेसिफिक माइक्रोब, ताकि सिर्फ उसी माइक्रोब की क्या हो सके, ग्रोथ हो पाए, ठीक है। कोई फॉरेन माइक्रोब ना एंटर कर पाए। यहाँ तक आगे समझ में? देख, मैंने क्या करा, पूरा रूम है ये, ठीक है। सपोज की लैब है, मैंने ऐसी स्टेराइल कंडीशंस रख दी हैं कि अगर मुझे, जैसे बैक्टीरिया, मुझे सिर्फ इसके साथ काम करना, तो इसके लिए मैंने इस रूम में ऐसी स्टेराइल कंडीशंस कर दी हैं कि सिर्फ मैं उस बैक्टीरिया के साथ ही काम करूँगी, ठीक है। और कोई फॉरेन बैक्टीरिया मेरे एक्सपेरिमेंट में एंटर नहीं कर सकता। ये वाला फॉरेन बैक्टीरिया ये एंटर नहीं कर सकता मेरे एक्सपेरिमेंट में। क्यों? कि मैंने स्टेराइल कंडीशंस क्या होती है, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस, कि मतलब जितनी भी कंटामिनेशन है मैंने रूम से रिमूव कर दी है सारी के सारी, वो चीज़, ठीक है। ये होती है। कोई डाउट यहाँ पे प्रिंसिपल्स में? अब मेन जो टेक्निक्स यूज होती हैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, टेक्निक्स के पहला आ जाता है आपके पास, पहली टेक्निक जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होगी वो कौन सी होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक होती है आपके पास रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक, ठीक है। दूसरी आ जाती है जीन क्लोनिंग, और जो अगली यूज हो जाएगी एक और होती है इसमें जीन ट्रांसफर, ठीक है। ये होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स जो आपको बताऊंगी। अब अगर मैं बोलूं जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किसने बनाया था? हर्बर्ट बोर और स्टैनले कोहेन ने। जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रही हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डीएनए पता है तुम्हें, लेकिन मैं यहाँ पे वर्ड बोल रही हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बार बार यूज कर रही हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है? ऐसा डीएनए, ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसको मैंने मॉडिफाई करा है, जिसको मैंने मॉडिफाई करा है वो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ गए? ओके। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने दिया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया था। एंड उन्होंने क्या करा था? कौन सा बैक्टीरिया दिया था? पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हाइंड 2 था। नहीं, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने कौन सा बैक्टीरिया लिया था जिसके ऊपर उन्होंने पूरा काम करा? हाँ, मैंने स्टैनले बोला था, सैल्मोनेला बोल दिया। तो कौन सा था? सैल्मोनेला टाइफीमीडियम। अच्छा, याद है ये किसका पैथोजन है? टाइफाइड। हाँ, टाइफाइड का पैथोजन है। तो सबसे पहले स्टैनले कोहेन ने जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकाला था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने करा था, वो किससे करा था? कौन से बैक्टीरिया से करा था? फर्स्ट सैल्मोनेला टाइफीमीडियम से करा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफीमीडियम के पास प्रेजेंट थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। क्या प्रेजेंट थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट थी, ठीक है। तो उसने क्या करा, जहां उसको नजर आया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो उसने डीएनए के पीस को क्या कर दिया? कट कर दिया। डीएनए के पीस को उसने क्या करा? कट करा, ठीक है। अब यहां से जब उसने पूरा का पूरा कट करा तो एक्चुअल में रीजन होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से कट करा। अब मुझे बताओ प्लाज्मिड क्या होता है? हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गए? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक डन। फिर उसके बाद उसमें प्रिंसिपल्स में जेनेटिक, केमिकल, उन दोनों के बाद हमने क्या करा? जेनेटिक की बेसिक क्या होती है 3। फिर हमने बात करी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था और किसमें डिस्कवर करा था? कौन से? फर्स्ट बैक्टीरिया में करा था, सैल्मोनेला टाइफीमीडियम। तो उन्होंने क्या करा था? डीएनए का पीस कहाँ से कट करा? उन्होंने प्लाज्मिड से कट करा, क्योंकि उस प्लाज्मिड के पास क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट थी। सेजल सोना नहीं है। क्लियर होगी सारी चीजें? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इरेज कर दो, जल्दी लिख लो। तनिष्का कर दो।
शुरू करो। ओके, मेन स्टेप्स, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मैंने बनाना है, अगर मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं तो उसके लिए बेसिक 3 स्टेप्स नेसेसरी होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला मेन स्टेप जो कि ज़रूरी होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहले तो मैं डीएनए को आइडेंटिफाई करूँगी, ठीक है। मैंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, बेसिक बताऊँगी, ठीक है, ताकि फिर हम आगे डिटेल में पढ़ पाएं। मैंने क्या करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके डीएनए को देखा, आइडेंटिफाई करा, और फिर उस डीएनए के जितने भी डिजायरेबल जीन्स होंगे वो मैं ध्यान से देखूंगी, उनको मैंने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीन्स हैं। फिर उसके बाद इसको मैंने क्या नाम दे दिया? आइडेंटिफाइड डीएनए का नाम दे दिया, ठीक है। फिर इस आइडेंटिफाइड डीएनए को मैंने किस में इंट्रोड्यूस करवा दिया? होस्ट में, ठीक है। उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है डीएनए होस्ट के अंदर, आगे मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी? मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने क्या कर दी? इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी एंड आगे उसकी कॉपीज भी बनेगी। जब कॉपीज बनती हैं तो वो क्या होता है? जीन क्लोनिंग होगा, वो होगा जीन क्लोनिंग। पहले इतनी बेसिक चीजें पता लग गई। अब ये चीज तो पता होगी, हर एक क्रोमोसोम के पास एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, मतलब जहां पे रेप्लिकेशन शुरू हो सकती है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। एंड ये किस केस में प्रेजेंट होता है? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इन केस ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? ये प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होता है। कोई डाउट यहाँ पर? समझ में आ गई सारी चीजें? अब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में। Tools of recombinant DNA technology. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे पहला टूल जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। अब ये जो तुम लोगों को लग रहा है एक ही उसमें मैं तीनों चीज़ें डिस्कस करवाने वाली हूँ। यहाँ डिस्कस करेंगे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होस्ट के बारे में, मीन्स कॉम्पिटेंट। हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे ताकि हम डीएनए इंट्रोड्यूस करवा पाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा पाए आसानी से। होस्ट उस डीएनए को ले ले, ठीक है, फॉर दी ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू करते हैं। तीनों हमने इसी लाइन में खत्म करने हैं सारे के सारे। अब पता नहीं तुम लोग रेडी रहो इस चीज़ के लिए।
जैसे करने वाले, बट अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोल के रखना, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सारे साथ के साथ बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो जब भी मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करती हूँ, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होंगी वो कौन सी क्लास ऑफ एंजाइम्स से बिलोंग करती है? न्यूक्लियेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? हाँ, न्यूक्लियेजेस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है। दूसरी चीज जो याद रखनी है यहाँ पे, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बनाया गया था वो कौन सा था? हिंड 2। ठीक है। जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बनाया गया था वो कौन सा था? हिंड 2। ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं दो तरह के। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के होते हैं तुम्हारे पास। एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस और दूसरे कौन से होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेजेस। ठीक है। तो जब मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में बोल रही हूँ, एंडो मीन्स बीच में से कट करेगा। ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ये डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, तो यहाँ बीच में से कट करेगा। ठीक है। तो मैं बोलूंगी कट विद इन दी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, तो इधर बोल दूंगी विद इन दी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। और एक्सो मीन्स डीएनए के साइड से कट करेगा। एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, बाहर से। ठीक है। तो कट फ्रॉम दी साइड्स ऑफ डीएनए। समझ के? सीक्वेंस क्लियर होगी चीज यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कौन से होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेजेस कौन से होते हैं। एंड सबसे पहला जो डिस्कवर करा गया था वो कौन सा था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि हिंड 2। अब इसको डिस्कवर तो करा, बट कौन से बैक्टीरिया से डिस्कवर करा गया था? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। इसको कहाँ से निकाला गया था? यहाँ पे हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। अच्छा, पहली बात तो जितने भी साइंटिफिक नेम्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है पेपर में। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस, ये कट तो करेंगे डीएनए सीक्वेंस को, बट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज भी तो करेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। तो अब उस सीक्वेंस का क्या नाम दे दूंगी मैं? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस का नाम दे दूंगी। ठीक है। क्या बोलूंगी उसे मैं? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलूंगी। यहाँ तक चीज समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ईरम, क्या ये देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये तो नहीं है कि कहीं भी कट कर देगा, उसको पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये सीक्वेंस है, ये एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। मीन्स ये ऐसा सीक्वेंस है, यहाँ पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जिनको आसानी से कट करा जा सकता है, एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा? उसने कट करना शुरू करा, तो उस सीक्वेंस को हम बार बार ये तो नहीं बोलेंगे इट विल रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस, इट विल रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो हमने क्या बोल दिया? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस नाम रख दिया उसका। ठीक है। जहाँ से कट होगा। कोई डाउट यहाँ पे? डन। ये था तुम्हारा सारा का सारा। नेक्स्ट, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में एक चीज याद रखोगे, एक होती है पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस, जो शॉर्ट नोट में याद रखना है तुम्हें। एक क्या होती है?
पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होती है पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस? अभिलाषा बताइए मुझे, थोड़ा रेस्ट मुझे भी दे दो अभिलाषा। सेजल बताइए, चलो। मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग फ्रेम इज केप्ट सेम, ठीक है। जिसमें क्या होता है पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होगा? ऐसा सीक्वेंस जिसमें ओरिएंटेशन क्या होगी रीडिंग फ्रेम की? सेम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग फ्रेम सेम, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये है तुम्हारे पास 5' to 3' पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, GAATTC जैसा मर्जी कर लो। अब बताओ क्या हो जाएगी इधर नीचे वाली साइड? CTTAAG 3' 5'। ये पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस है। अब तुम एक चीज ये मत करना, आंखें बंद करके तुम लोग बस पीछे से लिखना शुरू कर दो। हमेशा एक चीज के ऊपर गौर करना कि ग्वानिन का बॉन्ड हमेशा साइटोसाइन के साथ बनेगा, एडेनिन का बॉन्ड हमेशा थाइमिन के साथ बनेगा। एमसीक्यूज में ध्यान रखना अगर आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये भी हो गया डन। अब देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का तो होगा। अब देखो जब हम डीएनए को कट करेंगे, दोनों भी है, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए ले लिया मैंने, ठीक है, एक मैंने होस्ट का डीएनए ले लिया, ठीक है। दोनों के डीएनए में से मैंने रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई करा, वहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, उनको कट कर दिया। अब दोनों का डीएनए मैंने जोड़ना भी तो है, जो कट करा मैंने, ठीक है। उसको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज होगा। वो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या कर देगा? इकट्ठे जोड़ के क्या बनाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं बात करूंगी, जब मैं कट करती हूँ ना सीक्वेंस को, तो वहां पे स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, ठीक है। स्टिकी एंड्स होते हैं कोहेसिव एंड्स। क्यों बोलते हैं हम उन्हें? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होते हैं ना, वो ही आगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स दूसरे सीक्वेंस के साथ जाके तब स्टिक करेंगे, फिर बॉन्ड बना देंगे। ये रीजन है। क्वेश्चन आया हुआ है। सेजल फोन तो इधर है। डन, क्लियर होगी ये सारी चीज। अब यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ मैं इधर। ये तुम्हारे पास क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जो दूसरा है तुम्हारे पास, इसको मैं फॉरेन डीएनए का भी नाम दे सकती हूँ। और जो दूसरा है मेरे पास, वो कौन सा है मेरा? वेक्टर डीएनए, ठीक है। मैंने इसके ऊपर, दोनों के ऊपर क्या एक्ट करवाया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करवाया। अच्छा, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करवाऊंगी मैं? एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एक्ट करवाया। अब इसमें से ये सीक्वेंस कट हो गया, ठीक है। इसमें से पूरा का पूरा सीक्वेंस जितना भी कट होना था वो कट हो गया। अब बचा गया तुम्हारे पास, यहाँ पे बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा? यहाँ से दोनों साइड से जितना भी टूटा, उन टूटे हुए हिस्से को कौन जोड़ेगा? यहाँ पे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिया और क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया? होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। एंड फर्दर उसकी क्या बन जाएगी? प्रोजेनी बनेगी। कोई डाउट यहाँ पे? समझ में आ गया? डन।
ये था तुम्हारा सारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इरेज कर दूं मैं? अब देखो एक बात बताओ मुझे, मैंने जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करा उस सीक्वेंस को, अब मुझे क्या पता कि वो जो डीएनए सीक्वेंस मैंने यूज़ करा है वो प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट है या नहीं है। उसको प्योरीफाई भी तो करना पड़ेगा, उस डीएनए सीक्वेंसेस को जो मुझे होंगे वो सेपरेट भी तो करना पड़ेगा, चार्ज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, वो कौन सी होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कौन सी होगी? यहाँ पे हम इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे और साइज के बेसिस पे। अच्छा, चार्ज और साइज से याद आया, डीएनए कौन सा चार्ज्ड मॉलिक्यूल है? पॉजिटिवली और नेगेटिवली? वाई नेगेटिवली क्यों? हाँ, क्योंकि उसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तब करके। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को पहले सेपरेट करते हैं, किसके बेसिस पे? चार्ज और साइज के बेसिस पे करेंगे। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक कॉमन मैट्रिक्स यूज करते हैं हम। वो कॉमन मैट्रिक्स कौन सा होता है? एगरोस जेल। एगरोस जेल को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है? सीवीड से, ठीक है। सीवीड से सबसे पहले निकाला जाता है अगार, ठीक है, अगार निकाला गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? इसका पाउडर होगा, इसके पाउडर में हमने वाटर मिक्स करना है। वाटर मिक्स करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगी? एगरोस जेल बन जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इस एगरोस जेल की पूरी प्लेटिंग सी करवाऊंगी, ठीक है। प्लेटिंग सी करवाई और मैंने आगे इसको कनेक्ट करवा दिया, किससे? एनोड और, ठीक है, एनोड से कनेक्ट करवा दिया। अच्छा, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमेशा किसकी तरफ मूव करते हैं? एनोड की तरफ मूव करेंगे या फिर कैथोड की तरफ? एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से मैंने लगा दिया यहाँ पे कैथोड वाला, इधर लगा दिया मैंने एनोड वाला। यहाँ सेंटर में मेरे पास ये पूरी एगरोस जेल है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे तुम्हें नजर आ रहे हैं ये होल्स जो हैं, इनके अंदर क्या करा है मैंने? डीएनए इंसर्ट करवाया। डीएनए इंसर्ट करवा दिया। डीएनए जैसे इंसर्ट करवाया मैंने, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी शुरू करी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जो डीएनए पार्टिकल्स होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। एंड ये किसके बेसिस पे होंगे? साइज और चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगर जितना छोटा फ्रेगमेंट का साइज होगा उतनी दूर तक वो मूव करेगा, ठीक है। और अगर फ्रेगमेंट का साइज क्या होगा? बड़ा है तो वो दूर तक मूव नहीं रहेगा, पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, farther ठीक है। और अगर बड़ा साइज है तो वो वहीं पे रहेगा, ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये दूर तक मूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो यहाँ पे, अब मैंने सेपरेट भी हो गए, मुझे फ्रेगमेंट का साइज भी पता लगा, बट मुझे दिखाई तो दी नहीं रहा है ढंग से।
तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्टेनिंग करूँगी। और स्टेनिंग कब करती हूँ मैं, हमेशा इसमें यूवी रेडिएशन में मैंने क्या करना है, स्टेन डालना है, स्टेनिंग डालूंगी। कौन सा स्टेन डालूंगी, इथीडियम ब्रोमाइड डालूंगी। मैंने इथीडियम ब्रोमाइड डाला। इथीडियम ब्रोमाइड डालते ही क्या होगा, और हमेशा मैं यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में ही स्टेन डालूंगी, तभी मुझे डीएनए फ्रेगमेंट्स नज़र आएंगे। और अब तुम्हें जितने भी बैंड्स हैं ये किस फॉर्म में नज़र आएंगे, ऑरेंज कलर के, ब्राइट ऑरेंज बैंड नज़र आएंगे। अगर स्टेन करके यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करें तो नहीं दिखेंगे। अगर स्टेन करके यूवी रेडिएशन एक्सपोज करें तो नहीं दिखेंगे बैंड्स। बट पहले तुम्हें नज़र आ जाएंगे। बट स्टेन हमेशा यूवी रेडिएशन के अंडर करते हैं। जब तक तुम बाहर लेकर आओगे उसके बाद हम कट भी करते हैं पीसेस को, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट स्टेन हमेशा यूवी रेडिएशन के अंडर ही होना चाहिए। एक्सपोजर हमेशा यूवी रेडिएशन के उसमें ही होता है। तो कोई डाउट यहाँ पे? अब मेरे पास ये क्या आ गया, ये होंगे सारे प्योरीफाइड डीएनए। चाहे मुझे वेक्टर डीएनए लेना पड़े, उसका भी प्योरिफिकेशन में कैसे कराऊंगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। चाहे मुझे साथ में फॉरेन डीएनए लेना पड़े, उसके भी सीक्वेंस को मैंने क्या करना है, देखना है प्योरीफाइड फॉर्म में, वो भी ऐसे करूँगी। प्योरीफाइड फॉर्म में हो गए। अब उसके बाद प्योरीफाइड फॉर्म में हो गए हैं, फिर उसके बाद क्या करूँगी, मैं उसको जुड़वाऊँगी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊँगी विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइब्रेरीज एंजाइम। समझ में आ गया? डन। ये खत्म होता है तुम्हारा सारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। इरेज कर दूं? ठीक है, ओके। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। हाँ, होती है कि वो कॉपीज, लोन कॉपीज ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स जिसके पास क्या होते हैं, फॉरेन डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो आगे चल के होस्ट सेल के अंदर एप्लीकेट भी आसानी से कर सकते हैं। तो लिख लेना यहाँ पे, वेक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे, they are the DNA molecules that carry foreign DNA segments which can replicate inside the होस्ट सेल। ठीक है, जो रेप्लिकेट कर सकते हैं कहाँ, होस्ट सेल के अंदर आसानी से। अब मुझे एक बात बताओ, इसको एक और नाम देते हैं हम, व्हीकल डीएनए का भी नाम देते हैं और कैरियर डीएनए का भी नाम देते हैं। दो नाम याद रखोगे इसके, एक होता है कैरियर डीएनए और दूसरा क्या होता है इसका, व्हीकल डीएनए। डन। और कौन कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं, वेक्टर्स प्लाज्मिड्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लाज्मिड्स भी, बैक्टीरियोफाजेस भी, और है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। हाँ जी, हाँ ठीक है। एक और आ जाएगा इसमें BAC, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स ऑल्सो। ठीक है, ये भी सारे वेक्टर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। डन। ओके, जल्दी लिखो, फिर मुझे एक और चीज़ बतानी है यहाँ पे। हर एक वेक्टर के पास क्या होती है, अपनी एक साइट प्रेजेंट होती है, दैट इज ORI साइट। ठीक है,
कौन सी साइट प्रेजेंट होती है? एक प्रेजेंट होती है ORI साइट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे हम उसे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि वहीं पर क्या होगी? रेप्लिकेशन शुरू होगी, ठीक है। दैट इज द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। यहाँ तक आ गया समझ में? अब जब इस साइट के ऊपर जब रेप्लिकेशन शुरू होगी, ऐसे बहुत सारी कॉपीज बनेगी, जैसे इस साइट के ऊपर डीएनए आके बाहर से लिंक करेगा, ठीक है। आगे डीएनए आएगा, इस साइट के ऊपर आके जुड़ेगा एंड ऑटोमेटिकली क्या होंगी? बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। कोई डाउट यहाँ पे? डन। अब इसके अंदर एक और चीज आ जाती है क्लोनिंग वेक्टर में, जो कि होगी सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, दूसरी आ जाएंगी तुम्हारे पास सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। अब देखो, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को रोकते हैं। तो हमने क्या करा? सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे कि कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और फिर उन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? दे विल एलिमिनेट दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। ये क्या करेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अच्छा, नॉर्मली जो होंगी रेजिस्टेंस जीन्स, जिसमें क्लोरमफेनिकॉल होगी, जितनी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होंगी, वो नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होती हैं। वो किस में प्रेजेंट होती हैं? वेक्टर वाले में, ठीक है। वेक्टर वाले बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगी। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे? जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होंगी, वो सारी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लोनिंग साइट्स, या जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। क्या होती हैं? बताओ क्या होती है? ऐसे पूछे जा रहे। हर एक वेक्टर के पास नॉर्मली एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। और वो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? उसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, ठीक है। वो होती है उस रिकॉग्नाइजेशन साइट पे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या होंगी? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो जाएंगी, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? MCS, या जिसको मैं बोलती हूँ पॉलीलिंकर साइट्स। यहाँ तक पता लग गया? कोई डाउट यहाँ पे? समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक टर्म आती है जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी पुराने लेक्चर्स में, वो थी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? नाम से पता लग रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन मीन्स यहाँ पे जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। और इनएक्टिवेट कैसे होता है? अगर मैं बाहर से डीएनए सीक्वेंस क्या करवा रही हूँ? इंसर्ट करवा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो एक स्पेसिफिक जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज नोन एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो वो जो एंजाइम, फॉर एग्जांपल एक जीन है, ठीक है, वो कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मैंने बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया उस साइट पे, तो वो जीन काम करना बंद हो गया, तो आगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिलीज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ थी। तो ऐसे उसके बाद अगर मैं बोलूँ
जीन बन रहा है, जीन से एंजाइम रिलीज हो गया, तो कॉलोनीज का कलर नहीं होगा, नहीं होगा कलर, कॉलोनीज विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, ठीक है। और अगर कॉलोनीज, उन कॉलोनीज को क्या बोल दूंगी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज का नाम दूंगी, जो कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और जो कलर प्रोड्यूस करेंगे दे विल बी दी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, ठीक है। याद आ गई चीजें, दोबारा बताऊं, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में मैं बता रही थी। देखो, रिकॉम्बिनेंट एक एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कोई स्पेसिफिक जीन रिलीज कर रहा है। अब मैंने बाहर से क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करवा दिया। जैसे मैंने इंसर्ट करवाया, वो क्या करेगा, अब वो जीन एंजाइम नहीं रिलीज कर पाएगा, क्योंकि जीन की एक्टिविटी क्या होगी, इनहिबिट होगी, तो आगे एंजाइम रिलीज नहीं होगा। अगर एंजाइम रिलीज नहीं हुआ, इनएक्टिवेट हो गया, तो उस टाइम पे जितनी भी आगे कॉलोनीज बनेंगी वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करवाएंगी, तो उसको रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज का नाम देंगे, ठीक है। डन, क्लियर। लास्ट आ जाता है हमारे पास कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, जो इससे पहले आपका एक है टॉपिक वेक्टर्स फॉर दिस, में एक और थर्ड चीज इंक्लूड होती है आपकी, और वो कौन सा है, टीडीएनए वाला, जिसको हम ट्रांसफर डीएनए का नाम देते हैं। दैट इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें टीडीएनए के बारे में कहाँ पे यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में, और ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए हम अब थर्ड पे मूव ऑन करते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट। अब देखो किसका वीडियो को करो। ओके, अब हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ताकि कॉम्पिटेंट होस्ट क्या कर सके, होस्ट डीएनए ले सके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले सके। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अगर कॉम्पिटेंट बनाना है मुझे कि वो डीएनए ले सके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बैक्टीरिया को ट्रीट करवाऊंगी किससे, कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है। मींस यहाँ पर मैंने किससे करवाया है, डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट करवाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है डाइवेलेंट केटाइन से ही क्यों ट्रीट करवा रहे हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। रीजन क्या है, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे ही एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अब क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड को ट्रीट करवाया, उसने क्या करा, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में होल्स जनरेट करने शुरू कर दिए। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में क्या होंगे, होल्स जनरेट शुरू हो जाते हैं। अब उन होल्स से आसानी से क्या पास हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। क्लियर होगी चीज, समझ आ गई। अब दूसरी चीज आ जाती है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इधर अब कौन सी यूज होगी, जो यूकैरियोटिक्स में होगी, ट्रांसफेक्शन। तो यूकैरियोट्स में कौन सी होती है, ट्रांसफेक्शन हो जाएगी, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सी हो जाएगी तुम्हारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब ट्रांसफेक्शन के लिए यहाँ पे दो आ जाते हैं, एक होता है जीन गन मेथड, दूसरा कौन सा होता है, माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन मेथड और दूसरा हो जाएगा
माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो जीन गन मेथड होता है ये किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए होता है। जीन गन मेथड होगा प्लांट्स के लिए। इसमें क्या करूँगी मैं? सेल्स को बॉम्बार्ड कराती हूँ मैं हाई वेलोसिटी से। ये हाँ ठीक है। वो तो क्या है अंदर भी लग रही है लो बैटरी। इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे से है ये सब तो देख तो लेके आए बैटरी लो। कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है चलने दो। यहाँ पे जीन गन मेथड होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए होगा। इसमें क्या करते हैं हम? सेल्स को बॉम्बार्ड करवाते हैं हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ किससे? गोल्ड और टंगस्टन से करवाएंगे। जैसे गोल्ड और टंगस्टन है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या करवा दी? डीएनए की कोटिंग करवा दी। जैसे मैंने उसके ऊपर डीएनए की कोटिंग करवा दी, फिर उसको हाई वेलोसिटी से मूव करवाया, तो अब क्या होगा? इजीली क्या होगा? वो डीएनए ले लेगा आसानी से। एंड ये इसमें लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तुम्हारे पास, व्हीट, मेज, ये सारा। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक होती है एनिमल सेल्स के लिए, ठीक है, एनिमल सेल्स के लिए होगी। इसमें क्या करा जाता है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है न्यूक्लियस में थ्रू दी कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू मैंने क्या करवा दिया? इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करवा दिया। आगे समझ में चीज? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, ये थे सारे का सारे। अब प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे। तुमने होस्ट को तो आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए, लेकिन जब भी मुझे कोई भी वेक्टर लेना है, कोई भी लेना है, मुझे वेक्टर डीएनए लेना है, कुछ भी लेना है, अब मैं एकदम डायरेक्ट तो ले नहीं सकती। पहले मुझे उस डीएनए को प्योरीफाई करवाना पड़ेगा। तो प्योरीफिकेशन कराने के लिए मीन्स क्या होगी? आइसोलेट करवा रही हूँ मैं। सीधा ये तो नहीं है यहाँ से आइसोलेट करा, इंट्रोड्यूस करवा दिया मॉडिफाई करके, नहीं। आइसोलेशन के लिए भी मुझे डीएनए को क्या करना पड़ेगा? प्योरीफाई करवाना पड़ता है। और ऐसे प्योरीफाई करवाने के लिए मुझे क्या करते हैं? कुछ एंजाइम्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगी बैक्टीरिया के लिए जो यूज होता है वो कौन सा होता है? अगर मुझे बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, निकालना है, तो मुझे बैक्टीरिया को कौन से एंजाइम से ट्रीट करवाना पड़ेगा? वो कौन सा होगा? लाइसोजाइम। अगर मुझे प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को निकालना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा? सेलुलेज। जैसे कि उसकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी ना मुझे। सेल वॉल किससे बनी होती है उसकी? सेलुलोज से। तो एंजाइम कौन सा यूज करूंगी यहाँ पे मैं? सेलुलेज। ठीक है, दूसरा एक और आ जाएगा तुम्हारे पास फंगस के लिए, काइटिनेज। अब ये बता दो मुझे, अगर मुझे उस डीएनए के साथ कुछ आरएनए लगे हों, इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की केस में मैं बात करती हूँ, एनिमल्स की केस में क्या लगे होते हैं? डीएनए के साथ आरएनए लगे होते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे उसको? हाँ, आरएनए से राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए को कैसे रिमूव करूंगी मैं यहाँ पे? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। ठीक है, और प्रोटीन्स भी तो रिमूव करने पड़ेंगे मुझे। कैसे करूंगी? प्रोटीज। प्रोटीन्स रिमूव करूंगी मैं, प्रोटीज एंजाइम्स। ठीक है, आ गया समझ में?
और बाकी सारे जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव कैसे करा जाएगा, ट्रीट करवाया जाएगा चिल्ड इथेनॉल से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डीएनए निकाल लिया, डीएनए के सीक्वेंसेस को कट करा। अब मुझे डीएनए की वो जो सीक्वेंसेस कट करे हैं उसके बाद मैंने क्या करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगा के पूरा का पूरा कट करके डीएनए लाइगेज एंजाइम लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मैं क्या बनाऊंगी, कॉपीज बनाऊंगी। तो कॉपीज बनाने के लिए क्या चीज यूज होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज होगा, दैट इज पीसीआर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीसीआर। सबसे पहली चीज, कैरी मुलिस साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने पीसीआर की टेक्निक दी। ठीक है, उन्होंने क्या दी थी, पीसीआर की टेक्निक दी थी। तो पीसीआर टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है, इन विट्रो टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होगी ये, इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हम इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेप्स 2 जो याद रखने हैं वो इम्पोर्टेंट है। मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, हाँ मार्कर ही नहीं चल रहा है, दूसरा दो। अब हम शुरू करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहले तुमने ले लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी जो पहला स्टेप है इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास, डीनेचुरेशन स्टेप। तो इसमें मैं क्या करूँगी, डीनेचुरेशन स्टेप में मैं क्या करती हूँ, डीएनए को मैं हीट करूँगी हाई टेम्परेचर पे। कितने पे, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस पे मैंने ट्रीट करवाया है डीएनए को हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने उसे ट्रीट करवाया तो उससे दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ये देखो यहाँ दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, यहाँ पे सेपरेट हो गई। जैसे ही सेपरेट हो गई फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा तुम्हारे पास एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होंगी, प्राइमर्स ऐड ऑन होने शुरू हो जाएंगे। एंड ये कौन से टेम्परेचर पर होगा, ये 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमर्स क्या होंगे, ऐड ऑन होने शुरू हो जाते हैं। प्राइमर्स क्या कर दिए गए, मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करवा दिए गए। अब प्राइमर्स ये ऐड ऑन होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड होता है, दैट इज स्टैक पॉलीमरेज,
ठीक है, यहाँ पे कौन सा यूज होगा एंजाइम, टैप पॉलीमरेज यूज होता है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसको कौन से बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसने क्या करना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर इसकी फर्दर एम्प्लीफिकेशन करवानी है। एम्प्लीफिकेशन है मींस कॉपीज बननी शुरू हो जाएंगी, तो मिलियन ऑफ कॉपीज आर जनरेटेड। यहाँ पे क्या होंगी, मिलियन ऑफ कॉपीज आर जनरेटेड। ठीक है, कोई डाउट। अब जैसे बहुत सारी कॉपीज बन गई, फिर मैं उसको क्या करूँगी, उस डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। होस्ट ऑर्गेनिज्म में मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जैसे मैंने उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसके बाद कोई एक एसेंशियल प्रोडक्ट होगा, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो प्रोटीन हो, उसको क्या करूँगी मैं, इजीली एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। एक्सट्रैक्ट करके मैंने एक नया प्रोडक्ट वहाँ से लॉन्च कर दिया। ठीक है, और अब जो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, उसको मुझे प्योरीफाई भी करना है। प्योरीफाई करवाने से पहले एक ही प्रोडक्ट आएगा, उसकी पहले मैं बहुत सारी क्या बनाऊंगी, हाँ कॉपीज बनाऊंगी, अब बंच ऑफ पूरा मटेरियल बना दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए दो चीज़ें होते हैं, बायो रिएक्टर्स यूज होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं, एक सिंपल स्टेड वाले और टैंक वाले। ठीक है, एक स्पार्ज्ड स्टेड वाले होंगे और एक सिंपल वाले होंगे। अब उसमें से दो क्वेश्चंस जो तुम्हारे पास आएंगे यहाँ पे फोम कंट्रोल सिस्टम सब कुछ होता है, एजिटेटर सिस्टम होता है। एजिटेटर सिस्टम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। एजिटेटर सिस्टम होता है बायो रिएक्टर्स में ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, फिर मेरे पास प्रोडक्ट आ गया ज़्यादा क्वांटिटी में। अब वो ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, फिर मैं उसको प्योरीफाई करवाऊंगी। उसका मैं क्या करवाती हूँ, ड्रग कंट्रोल सिस्टम होता है, चेकिंग होती है। कोई भी स्पेसिफिक ड्रग भी अगर मैंने निकाला है तो मुझे क्या करवाना है, उसको प्योरीफाई करना है, उसको चेक करना है कि उसकी कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं है। तो उसके लिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग यूज होती है। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। कोई डाउट इस चैप्टर में? देन